अस्सलामुअलैकुम। आज का ड्रोन एडिटोरियल में 18 स्टोरी 26 का है अनविलिंगनेस टू टैक्स। लेट्स स्टार्ट। द लेटेस्ट IMF स्टाफ रिपोर्ट रिवील्स द स्केल ऑफ पाकिस्तान फिस्कल डायलेमा। तो IMF के स्टाफ ने एक रिपोर्ट बनाई है, तश्कील दी है, जिसमें पाकिस्तान के जो फिस्कल यानी कि फाइनेंशियल सिनेरियोज हैं उसको डायलेमा में शो किया गया है। उसको डायलेमा का मतलब होता है कि वो किसी प्रॉब्लम में है, मुश्किल हालात में है। The approval of fresh disbursements comes with aggressive revenue extraction demands and adjustments that will place more burden on the economy's already documented tax and inflation hit segments. तो डिसबर्समेंट का मतलब होता है कि जो रकम ऑलरेडी किसी के कब्जे में हो और उसको दिया जा रहा हो, वापस किया जा रहा हो। जैसे कि IMF का जो कर्जा हमने अदा करना है उसके अदायगी को डिसबर्समेंट कहेंगे। तो जो हमने IMF का कर्जा अदा करना है उसको डिसबर्स करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो एग्रेसिव रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन डिमांड्स कर रही है, ऐसे एडजस्टमेंट्स कर रही है, इस तरीके से पब्लिक से एक्सट्रैक्ट करवा रही है रेवेन्यू के ऑलरेडी जो हमारी इकोनॉमी बर्डनड है और टैक्स और इन्फ्लेशन जो है उसमें बढ़ता जा रहा है। द टारगेट्स फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर आर स्टैगरिंग। स्टैगरिंग का मतलब होता है कि जो स्टेबल ना हो। तो नेक्स्ट फिस्कल ईयर में जो टारगेट सेट किए गए हैं वो अचीवेबल नहीं लग रहे। रेवेन्यूज मस्ट क्लाइम बाय 13.5% टू मोर देन ₹17 trillion, with FBR alone required to collect over ₹15.3 trillion to 13.7% more than in the current year. तो ये इन्होंने नंबरिंग्स बताई हैं कि रेवेन्यू जो है बढ़ेगा 13.5% और मोर देन 17 ट्रिलियन होगा। FBR सिर्फ खाली FBR जो है वो कलेक्ट करेगा 15.3 ट्रिलियन या 13.7% के अकॉर्डिंग। It assumes that moderate growth, elevated inflation, better enforcement and some administrative reforms should yield results. तो assume ये किया जा रहा है कि moderate growth होगी, बहुत अच्छी growth नहीं होगी, ना बहुत पुअर होगी, बट एक मॉडरेट होगी जिसमें इन्फ्लेशन थोड़ी सी एलिवेट होगी, मगर एडमिनिस्ट्रेटिवली इन्फोर्समेंट किया जाएगा रिफॉर्म्स को और जो कि रिजल्ट्स देगा। यील्ड रिजल्ट्स का मतलब है रिजल्ट्स देगा। येट द नंबर्स एक्सपोज द वीकनेस ऑफ आवर फिस्कल स्ट्रक्चर, अ नैरो टैक्स बेस दैट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड टू ब्रॉडन मीनिंगफुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मगर ये हमें क्या शो करता है कि हमारा जो फिस्कल स्ट्रक्चर है उसमें एक वीकनेस है। वो क्या है कि हमारी जो टैक्स बेस है, जहाँ से टैक्स एक्सट्रैक्ट कर रही है, वो बहुत नैरो है, लिमिटेड है, बजाय इसके कि टैक्स इम्प्लीमेंटेशन हो हर एक सेक्टर के ऊपर। ये सिर्फ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक सेक्टर्स को ही टारगेट कराए। तो गवर्नमेंट जो है वो इस हवाले से फेल हो गई है। द रिपोर्ट इम्प्लिसिटली एक्नॉलेजेस दिस वीकनेस। इम्प्लिसिटली का मतलब है कि उसने बज़ाहिर खुल के बात नहीं की, मगर उसकी बातों से ये महसूस हो रहा है। मच ऑफ द प्रोजेक्टेड increase does not come from the expansion of the formal tax net but from higher petroleum levies and intensified enforcement and improved recoveries from sectors already in the documentation framework. तो already sector जो documented हैं उनसे ही उन्हीं के ऊपर वर्कआउट करके उन्हीं के ऊपर मजीद टैक्स इंक्रीज करके इम्प्रूव करके टैक्स को बढ़ाया गया, जबकि वो तमाम सेक्टर जो अनडॉक्यूमेंटेड है उनको वर्कआउट उन पे नहीं किया गया। इन अदर वर्ड्स, the state continues to squeeze those who are easiest to tax than those who are politically difficult to tax. तो असल में रिजल्ट ये निकलता है कि स्टेट हमेशा उन्हीं को स्क्वीज करिए, उन्हीं को नचोड़ रही है जो आसानी से टैक्स जो है कि जर्द में आ जाते हैं, जबकि जो पॉलिटिकली डिफिकल्ट होते हैं टैक्स की जर्द में नहीं आते, निकल जाते हैं, बच जाते हैं, उनको वो टैक्स नहीं करी। This approach may help achieve the IMF benchmarks but risk deepening stabilization fatigue. ये शायद हमें IMF बेंचमार्क्स तक तो ले जाएगी कि हम जो टैक्स पेयर्स हैं उनको मजीद टैक्स करी जा रहे हैं, मगर ये स्टेबलाइजेशन को ख़त्म कर रही है। In addition, 18% increase in petroleum levy collections, one of the most convenient revenue extraction tools, will feed into inflation. अब for example, पेट्रोलियम के ऊपर जो उन्होंने टैक्स लगाए हैं या इंक्रीज किए इसके प्राइसेस, उससे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। सच इनडायरेक्ट टैक्सेशन इज रिग्रेसिव। ये रिग्रेसिव है क्योंकि इससे इन्फ्लेशन भी तो इंक्रीज हो रहा है, because it falls disproportionately on lower and middle income households struggling with stagnant purchasing power। क्योंकि ये
जब टैक्सेशन जो है, जब आप पेट्रोलियम के ऊपर रिवाइज करते हैं तो उस वक्त में जो लोअर क्लासेस हैं या मिडिल क्लासेस है उनकी स्ट्रगलिंग पावर और स्ट्रगलिंग जो है और बढ़ जाती है और उनकी परचेसिंग पावर रिड्यूस हो जाती है. The situation is easily troubling for complaint taxpayers and formal businesses. और इसी तरीके से जो टैक्स पेयर्स हैं फॉर्मल बिजनेस हैं उनके लिए भी ट्रबलिंग चीज़ है. सैलरी क्लासेस हैव endured elevated taxation. ऑलरेडी सैलरी क्लासेस की टैक्सेशन होती रहती है. Similarly, documented businesses continue to face rising energy cost, higher borrowing cost, regulatory uncertainty and increasing tax enforcement pressure. और जो डॉक्यूमेंटेड बिजनेसेस हैं उनको हर तरफ से जो है निचोड़ा जा रहा है. एनर्जी कॉस्ट भी हाई है, बोरिंग कॉस्ट भी हाई है, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी इनके ऊपर है, टैक्स की इंक्रीजमेंट है. Under the current framework, the government's ability to provide relief to these segments is limited because fiscal consolidation is almost entirely dependent on extracting more from the same pool of taxpayer. तो बेसिकली फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर मजीद जो है जोर डाल दिया. दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम है. द अथॉरिटीज अपीयर अनविलिंग टू एक्नॉलेज लेट अलोन कन्फ्रंट सस्टेनेबल फिजिकल रिफॉर्म्स रिक्वायर politically difficult steps aimed at sectors that are undertaxed or effectively untaxed. तो असल जो में मुश्किल असल में फैसले करने पड़ेंगे, इनको डिफिकल्ट पॉलिटिकल स्टेप्स करने पड़ेंगे ताकि जो अंडर टैक्स्ड हैं या अनटैक्स्ड हैं उनको टैक्स किया जाए. Our fiscal crisis is no longer about numbers, it is about credibility and tax burden distribution. तो असल में नंबर्स की बात नहीं है, बात क्रेडिबिलिटी की है कि हमारा टैक्स सिस्टम क्रेडिबल नहीं है और टैक्स बर्डन जो है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. Unless policy makers are willing to tax politically protected sectors, ambitious revenue targets will remain socially and economically destabilized.